गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और हम आज आपका सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ कि इतना ट्रैफिक है क्योंकि 8 बजे स्कूल अब स्टार्ट होना हो गए हैं शुरू, क्योंकि सर्दियां हैं तो उसकी वजह से टाइमिंग चेंज की है। तो ये एक पहले दिन स्कूल्स ओपन हुए? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ रोज़ यही होता है। एक तो ट्रैफिक में स्टक होती है, दूसरा ये कि जो लोकल गवर्नमेंट है माशाल्लाह सुबह सुबह स्कूल के टाइम पर उनको याद आ जाता है कि हर जगह पर जहाँ पर डस्टबिन पॉइंट्स बने हुए हैं उनके ट्रक्स घूम रहे होते हैं और वो जो बेंज होते हैं उनको खाली करना होता है, जिसकी वजह से मजीद ट्रैफिक जैम हुई होती है। इसमें बताइए अब किसका कसूर है? इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का थोड़ा देर पहले निकला जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का तो सबसे अच्छी चीज जो कल की मुझे एक चीज अच्छी लगी, एक चीज जो अच्छी लगी वो ये है कि अब तक के जितना ये वर्ल्ड कप के इवेंट हुआ है सिर्फ पहला छक्का लगा है पावर प्ले के अंदर। उसके अलावा नाकामी, मायूसी, वही नालायकी। I was so angry कि मैंने 4 पेन किलर्स खाई। मेरे इतना शदीद हेडेक था कि मैंने मैच की वजह से मैंने इतने दिल पे ले लिया, क्योंकि उसके बाद आप देखिए आप सेमीफाइनल से आदत हो जानी चाहिए अब तक आपको। एग्जैक्टली अब कट है आप सेमीफाइनल वाली। ऐसा हुआ कोई आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। शिकस्त खाई है हमने, इंडिया से हम हारे, तो अब आपको ना जीना सीख लेना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के साथ मुझे था कि अफगानिस्तान को तो हम बीट कर ही सकते हैं ना। और फिर बड़ी एंड पे आके पहले तो जब हमारे रिजवान भी एकदम से अचानक आउट हो गए। अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे था कि बैट्समैन जो है ना वो फिर भी हमारे बैटर्स और हमारे बॉलर्स भी तो यार आउट क्लास है ना, तो वो आउट कर देंगे। कहाँ से आउट क्लास? लेकिन फील्डिंग देखें, इतनी नाकिस, इतनी घटिया फील्डिंग। नहीं, अब्दुल्ला शफीक को यू मस्ट अप्रिशिएट अब्दुल्ला शफीक ने उनके बहुत चौके रोके हैं, लेकिन हसन अली ने शादाब के जितना रन हुआ है ना, शादाब नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप ये देखिए फील्डिंग थी, आपने हसन अली की फील्डिंग देखी है? हसन अली ने चाहे खिलाड़ी को आउट किया। अगर बात की जाए टीम की तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी हमारी रही है। शादाब को जितना स्कोर हुआ है वो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना वो हसन अली को जाता है कि एक टाइम पर मैंने कहना शुरू कर दिया था कि हसन अली हमारी तरफ से नहीं खेल रहा, ये अफगानिस्तान की तरफ से खेल रहा है। शादाब को इतने चौके पड़े हैं, उसकी मेन वजह ये थी कि मुख्तसर ये है बॉलर जहां भी मार पर जनाब हसन अली से बालातर होकर अगर हम देखें कि अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, वो डिजर्व करती थी, और पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह की कल नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है वो बिल्कुल भी डिजर्व इतना भी अच्छा नहीं खेला है। एनीवेज वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, इतना भी अच्छा नहीं खेला अफगानिस्तान ने। ये देखा, ये अपनी टीम का मोराल डाउन कर रहे हैं। खैर मेरा तो पूरी कौम का मोराल डाउन कर दिया आपको, हमारी टीम का। लेकिन अब खैर इस पर मजीद भी बात करेंगे, हाईलाइट्स की जानिब बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। एक दफ़ा फिर से ज़रा बात कल के मैच की कर लें। वैसे तो बात करने को दिल नहीं कर रहा, बट क्या करें, कहीं ना कहीं अपने जज्बात को स्टिमुलेट भी करना है। अशर जैदी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अशर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा कल का जो मैच देखा आपने और हमने, अफगानिस्तान के हाथों भी हमें शिकस्त हुई है, इस मैच को देखने के बाद लगता नहीं है कि यार हम अब आगे जाना डिज़र्व ही नहीं करते हैं? इज्जत भी इसी में है कि हम बस आराम से वापस आ जाएं, जो अच्छा खेल रही है टीम उन्हीं का हक है आगे। इज्जत उसी में थी कि हम खेलने ही ना जाते घर से। बच्चे गए हुए हैं वहाँ, घूम फिर रहे हैं, रोजाना की टीएडीए मिल रही है, अबरार इतना अच्छा टूर कर रहा है तो उनका टूर खराब ना करें, उनको एंजॉय करने ये आपने इतना अच्छा पिन पॉइंट किया है ना कि वो टूर के लिए गए हैं, वो क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गए। ऊपर से फिर डेली के पैसे भी उन्हें मिले। क्या बात है। असल में जब आपके फोकस ही होगा कि आपने कौन सी कमर्शियल करनी है, कौन सा बर्गर खाना है, आप पूरे मैच के दौरान देख लें एडवर्टीजमेंट क्या चल रही होती है। बाबर आजम कहती है लेवल ही और है, मैं तो कहती हूँ लेवल ही और। कल जब मैच खत्म हुआ या था कि अब तो मैच हमारे हाथ से गया, तो मैं उस मैच की फिक्र नहीं कर रहा था। मैं ये बार बार सोचा था कि यार हम लोग हॉलैंड से कैसे जीत गए मैच। उस दिन क्या था, कोई चमत्कार हुआ था, किसी की दुआ लग गई थी कि या हॉलैंड वालों का बुरा दिन था कि हम लोग जो है वो जीत गए। तो वेरी शॉकिंग। अब मेरे ख्याल में किसके पास अल्फाज हो सकते हैं कि इस बारे में कुछ कहे। आपने सारे एक्सपर्ट्स के कमेंट सुन लिए होंगे। मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। और जिस तरह मुझे लिटरली अपने लड़कों पे अफसोस हो रहा था कि जब अफगानिस्तान के बैटर्स हर जगह आज़ादाना शॉट खेल रहे थे, तो बस ये समझिए कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर के हाथ पकड़ने की, उसके कंधे पे हाथ रखने की देर थी और वो फूट के ग्राउंड में रोना शुरू कर देता। आप सिर्फ जाके हाईलाइट्स देखें और सबकी शक्लें देखें तो एक अजीब वहशत हो रही थी, अफसोस हो रहा था यार कि हमारे लड़कों के साथ हो क्या रहा है।
तो आई थिंक टीम इस वक्त शदीद तरीके से मोरली डाउन है। और मुझे नहीं, सबसे सारे बड़ा तकलीफ मिलकर इस बात इज्तिमाई से दुआ है, मांगते हैं, शायद दुआ कबूल हो जाए। 11 मजलूम पाकिस्तानी इंडिया में फंसे हुए हैं, मुझे उनकी रिहाई के लिए दुआ मांगते हैं। चढ़ रहा है ना जी, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है कि एक तो अफगानिस्तान से आप हारे, फिर जब कैमरा कट होता है तो उनके डग आउट में आप देखते हैं कि अजय जडेजा बैठे हुए हैं जो उनके कोच हैं। आप सबको याद होगा कि 1996 के वर्ल्ड कप में किस तरह उन्होंने वकार यूनिस को मारा था, वो जख्म ताजा होते हैं। और फिर एंड में हम जब देखते हैं कि इरफान पठान जो है वो राशिद खान के साथ डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो यकीन मानिए कि दिल सुलग जाता है, मतलब आंखों से और कान से धुआं निकलने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन अशर इस सब का क्रेडिट हमारी टीम को ही जाता है, हमने ये मौका दिया। अगर अच्छा हमने हाँ अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया होता, क्रेडिट हार का क्रेडिट ना, हार का क्रेडिट, अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया होता, हमारा तो टीम का ज्यादा फोकस मुझे लगता है कमर्शियल्स पर होता है, बाकी एक्टिविटीज में होता है, अपनी गेम के ऊपर तो कोई एक संजीदा नहीं। कमर्शियल सब कर रहे हैं, कमर्शियल सब कर रहे हैं। बात वो होती है कि शिकस्त यतीम होती है, उसको कोई ओन नहीं करता। अब आज क्या हुआ मैदान में, उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और हम देखेंगे कि आपने 3 महीने श्रीलंका के अंदर टीम ने गुजारा था, जिसमें उन्होंने टेस्ट मैचेस भी खेले, वनडे सीरीज भी खेली और बादल ना ख्वास्ता इंडिया की जिद मानते हुए एशिया कप भी खेल दिया। उसमें आपने अपने सारे प्लेयर्स को हर मैच खिलाया। आज नसीम शाह इंजर्ड हो गया, शाहीन अफरीदी का अब तक रिदम वापस नहीं आया, एंड आई एम वेरी श्योर कि शाहीन अफरीदी 100% फिट नहीं है, उसकी एक बॉल भी इन स्विंग हो ही नहीं रही। और फिर उसके बाद बाबर ने रही सही कसर जो थी कि एक चंद प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया, वो हम सब बात कर चुके हैं। तो जो आज हो रहा है ग्राउंड में वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है। आपके लड़के इतने थके हुए, कोई बेंड नहीं कर पा रहा, किसी के पास से बॉल नहीं रुक रही। जिन बैट्समैन को विकेट पे खड़ा होकर लंबा स्कोर करना चाहिए वो अपनी विकेट थ्रो अवे कर रहे हैं। अच्छा यही बात है, आप देखिए कि बाबर आजम चले हमारे कैप्टन है, मैं उनकी कैप्टनसी पे बात नहीं करती, लेकिन वो है तो दुनिया के नंबर 1 बैटर, वो मोर देन 1000 डेज नंबर 1 पोजीशन पर रह चुके हैं। दैट वाज द राइट टाइम जब वो परफॉर्म करते और पूरी दुनिया को बताते कि आई एम द नंबर 1। उनके पास जितना भी अब मैच की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, वर्ल्ड कप जब से स्टार्ट हुआ, इवन फॉर द एशिया कप देख लें, क्या परफॉर्मेंस है उनकी। देखिए नंबर 1 आप रैंकिंग में तो हो सकते हैं, लेकिन नंबर 1 आप टीम को मुश्किल से निकालने में नहीं हो पा रहे। जावेद भाई कहते जी, जावेद भाई ये बात कहते थे, जावेद मियादाद, कि भाई बड़ा प्लेयर वो है जो मुश्किल वक्त में खेले, जब स्टेक्स डाउन हो, जब आपकी टीम को जरूरत हो। आप जितने नंबर 1 हो, जितने नंबर 2 हो, लेकिन अब जब मैच सावा हो, आप उस वक्त आप टीम को ना निकाल सके भंवर से, तो फिर सॉरी टू से आप बड़े और ग्रेट कैप्टन नहीं हो सकते। अगेन दूसरी बात जो मुझे ट्रबल कर रही है वो आप देखें कि हमारे बैट्समैन आउट किस तरह हो रहे हैं। हाइलाइट्स देखिए, अब्दुल्ला शफीक को बहुत जबरदस्त बॉल मिली थी, लेकिन उसके अलावा जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने अननेसेसरी शॉट खेले, इंडिया के खिलाफ मैच में भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से भी। तो लड़के स्टार्ट ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आगे जा नहीं पा रहे हैं ना। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो एक फील्डिंग है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग की वजह से आपसे जीता है, ठीक है जी, वो आपसे लेके चले गए थे। यहां पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके बॉलर्स, अब सीधी सी बात है, वो थके हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर दम नहीं है। हारिस रऊफ जितने भी बड़े नाम हो, वो 4 ओवर्स के बॉलर हैं। तो बेसिकली जो आपको प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रही है कि आपकी टीम शदीद जहनी और फिजिकली तौर पे थक चुकी है। अलमान हफीज इंडिया के साथ तो ये चीजें समझ में आती थी, अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए भी हम इतना डिफेंसिव होकर खेले हैं, बॉडी लैंग्वेज हमारी इतनी ज्यादा अपोलोजेटिक थी, हमें अफगानिस्तान के साथ तो कम से कम ऐसा जेस्चर नहीं जाना चाहिए था। इसकी क्या वजह आपको लगती है? मैंने आपसे भी बात कही थी ना कि अगर कोई कंधे पे हाथ रखता प्लेयर्स के तो फूट के भौं करके रुकते हैं। जी हाँ, वो हारिस रऊफ की उसामा मीर हम लेकर गए थे, उसामा मीर को रिप्लेसमेंट में फखर के कि उसामा अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो हमारे पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। उसामा मीर भी कल मुझे तो लग रहा था कि उनको अच्छा खासा धोया, और स्पेशली लास्ट में जब वो अपना टारगेट चेस कर रहे थे, उसामा मीर ने तो 2-3 चौके एक ही ओवर में खा लिए। हारिस रऊफ ने इतने वाइड दिए कि उसके बाद हारिस रऊफ की शक्ल से लग रहा था कि उनसे मजीद ओवर होंगे नहीं, वो इतने ज्यादा थके हुए थे। मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ ना कि इंडिया में, खैर देखिए ये एक्सक्यूज आप नहीं बना सकते, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको ट्रक भर भर के पैसे मिलते हैं, तो इनका काम है कि ग्राउंड में जाएं और परफॉर्म करें। परफॉर्मेंस ये दे नहीं पा रहे, टीम का मोरल डाउन है, और वो जो एक लिफ्टिंग फैक्टर होता है ना। अब मैं आप लोगों को फिर एक एग्जांपल दूंगा कि हम चले जाएं, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का मैच था, आपको याद होगा कि अर्जेंटीना 1-0 से हाफ टाइम पे जीती थी, और सिर्फ उनके कोच की 4-5 मिनट की स्पीच ने
टीम को खड़ा कर दिया था, आप लोग उसको रिकॉल कर रहे होंगे। सो वो जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, मॉर्निंग मॉकड्रिल बैठे हुए हैं आपके सारे कोचेस है, तो इतने सारे कोचेस हैं। मैंने तो पहले कहा था हमें कोई चक दे इंडिया वाला शाहरुख खान चाहिए जो कि बताए कि ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अशर, सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो आपका कैप्टन होता है ना, कैप्टन ऑफ द टीम मैं उसी तरफ आ रहा हूं, तो उसी को डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इतना बेचारा, इतना वो क्या उसको कहते हैं, कितना डरा हुआ, इतना कोई प्लानिंग नहीं, वो तो बेचारा क्या इतने मोटिवेशन देगा? फॉरेन कोचेस जो रखे हैं उनको हम पे कर रहे हैं, क्या वो टीम को मोटिवेट नहीं कर सकते? वो फिर किस लिए हैं? हमने उनको डॉलर्स में इतना क्यों पे कर रहे हैं? देखिए, आज बाबर ने, पहली बात तो अगेन ये है कि मैं इस बात का बहुत बड़ा हामी हूं कि अगर आपने गोरा कोच रखना है तो उसको एकेडमी में रखें, यानी वो जब 17-18 साल के लड़के हों उनको वहां से पॉलिश करके लाए। मेन टीम में लाके आप पहले भी कर चुके हैं, फायदा कोई नहीं हुआ। आज बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें तो उसमें आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि वो ये बात कह रहे हैं कि हम लड़कों को प्लान देते हैं, लड़के प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं करते। अगेन, जितने लोग मैंने क्रिकेटर से बात की, फॉर्मर्स और जो क्रिकेट को समझते हैं, वो उनका बार बार ये कहना है कि यार फील्डर आपके पास है नहीं कवर बाउंड्री पे और आप बाहर उसको बॉल कराया जा रहा हो, बैट्समैन मजे मजे से मार रहा है। तो अगेन वो बात कह रहा हूं कि जहनी तौर पे ये टीम मैच हार चुकी है। जो प्लान इनको मॉर्निंग मॉकड्रिल या बाकी लोग दे रहे हैं वो इसको एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल जो है वो डेड हो चुके हैं। तो अब अलमान अल हफीज, मुझे कुछ ज्यादा अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे। अब हम फिर 2019 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल देंगे कि आखिरी मैच पाकिस्तान ने 4 जीते, लेकिन उस वक्त जीते जब सेमीफाइनल की रेस से वो आउट हो चुके थे और फिर वही अगर बातें हो रही थी। तो यहाँ भी अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच है और भी अगले टफ मैचेस आ रहे हैं। आई डोंट नो क्या हाल होगा। मुझे तो लग रहा है अब जिस मैच का मुझे इंतजार है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का है कि दोनों नीचे लगी हुई टीम है। ये बता दें कि अब अगर हम चारों मैचेस अगले जीत जाते हैं तो वही एक चारा है हमारे पास आगे क्वालिफाई करने का, अदरवाइज हम तो आउट हैं इसी वो भी अच्छे रन रेट से मे बी। बॉस, ये तो 92 के वर्ल्ड कप से चल रहा है। आज मैं वसीम भाई का बयान देख रहा था, उन्होंने बहुत टीम को लताड़ा और बहुत बुरी कहा कि आप अगर मगर पे आएंगे, लेकिन मैंने उनको भी याद दिला दूं, वसीम भाई 92 में अगर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को ना हराता तो आप भी सेमीफाइनल में ना जाते। तो ये तो हमारी एक रिवायत है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस रिवायत को बरकरार रखा है। बट हाँ, जो अब बात सामने आ रही है वो ये है, जो बातें बहुत ज्यादा, आपने खुद देखा होगा कि प्लेयर्स का ग्रुप जो है वो डिवाइडेड हो गया। एक फॉर्मर ग्रुप्स कह रहे हैं कि बाबर को रखना चाहिए, एक का कह रहे हैं कि बाबर को नहीं रखना चाहिए। तो ये अब क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि वर्ल्ड कप से पहले ज़का अशरफ साहब ने ये कहा गया कि हम बाबर को वर्ल्ड कप के बाद एनालाइज करेंगे, तो उन्होंने बाबर को भी अंडर प्रेशर रख दिया था, विच वॉज नॉट अ गुड स्टार्ट। लेकिन वही बात कि मैदान में आप हैं, 9 मैचेस आपके पास हैं, तो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू डिस्कस एंड प्लान योर स्ट्रेटेजी। अब अल्लाह करे कि 4 मैचेस जो अगले बचे हैं उसमें वो कश कर लें, लेकिन ऑब्वियसली आपकी तरह मैं भी डाउन हूं, पूरी कौम डाउन है। हमें लग नहीं रहा कि इस टीम से कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें की जाएं। अब तो फिलहाल ये दुआ करेंगे कि ये चारों मैच ना हारे, कम से कम 1-8-1.5 मैच को ही जीत जाए। हाँ, क्या खूबसूरत आपने दुआ बताई। अच्छा ये बताएं ना, बात यही है कि अगले जो मैचेस होने जा रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है, अब तक को देख के जितना तो जो अफगानिस्तान से अगर हम हार गए ना, तो कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी टीम से हम हार सकते हैं। दिल छोटा करने की बात नहीं, हम अपने हमसाये से, अपने मुस्लिम भाई के साथ मैच खेल रहे थे। इट वाज अ फ्रेंडली मैच। आप दिल को तसल्ली देने के लिए ये भी कह सकते हैं। बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है। हम 99 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हार गए थे, वसीम भाई ने यही बात कही थी, हम अपने भाइयों से हार गए, और हमारे भाई हमें हरा के जिस तरह खुशी मनाते हैं तो वो कम से कम भाई नहीं लगते, वो लगता है कि कोई और ही मामला है, नेक्स्ट लेवल के दुश्मन है। और वो देखे ना, जो वो अफगानिस्तान के जो मैन ऑफ द मैच बने हैं, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो सियासत को वो जोड़ के हमें तजलील की है ना एज ए नेशन हमारी। अब क्या किया जा सकता है? आपको पता है कि कितनी, अब खैर हम पॉलिटिकल बहस की तरफ ना जाएं, लेकिन एवरीबॉडी नोज कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। मैंने तो खैर ऑन अ लाइटर नोट ये बात की थी, बट स्टिल आपको क्या लगता है कि आगे जो नेक्स्ट, अब मैं क्या आपसे प्रेडिक्ट करवा लूं, मेरे पास तो खुद कोई उम्मीद नहीं बाकी बची, लेकिन फिर भी कुछ प्रेडिक्शन कर दें। प्रेडिक्शन करने का दिल भी नहीं चाहता। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लें तो वहां भी अच्छा, अब प्रेडिक्शन नहीं है, अब हमारे लिए खबर ये होगी कि पाकिस्तान मैच जीत गया है, खबर ये नहीं होगी पाकिस्तान। मैंने वही कहा ना कि अब जो लग रहा है कि वो ये है कि अगर इंग्लैंड के साथ मैच, मुझे तो बांग्लादेश से भी खतरा लग रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ मैच में लग रहा है वो कुछ थोड़ा टाकरे का मुकाबला होगा। वैसे अगर आप पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो इंडिया 10 पॉइंट के साथ है, बहुत फेंट चांस है कि पाकिस्तान आगे जाए, लेकिन 5 मैचों के बाद आपके 4 पॉइंट्स हैं, तो फिर बहुत ही कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा, को बहुत डाई हार्ड फैन होगा। इस वक्त मेरे ख्याल में बाबर के जो वालिद साहब हैं वो भी सोच रहे होंगे यार आगे क्या होना है।
तो हालात जो है वो थोड़े तशवीशनाक हो गए। बहरहाल ऑल वी कैन से कि अब आपने एक अबरार को यूज नहीं किया है, एक सरप्राइज एलिमेंट है, अगले मैचेस में उसको देख लें, यू नेवर नो कुछ हो जाए। इस वक्त बेस्ट पाकिस्तान टीम कैन डू के जो उनके अगले 4 मैचेस बचे हैं उसमें वो जितना बेहतर परफॉर्म कर सकें वो कर लें, इसके अलावा तो उनके हाथ में फिलहाल कुछ नहीं है। बट अगेन आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बाबर को देखा, मुझे अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ कि मेरी टीम का कैप्टन जो कि 22 करोड़ 25 करोड़ पता नहीं कितनी आबादी हमारी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इतना डाउन और इतना डीप था। और साथियों ने भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा हल्का हाथ रखा पाकिस्तानियों के, कोई ऐसे टेढ़े सवाल नहीं किए, वरना वाकई आज बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो जाते जो उनकी शक्ल थी। बट इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। पाकिस्तानी अवाम को अलबत्ता उन्होंने रुला दिया। बहुत शुक्रिया अशर आपका। लास्ट में हम अपनी टीम के लिए यही कहेंगे कि तुम जीतो या हारो, सुनो हम जहनी तौर पे तैयार हैं। आप ये कहेंगे कि हमें तुमसे प्यार नहीं, ज़हनी तौर पे ही तैयार हैं आप, क्योंकि कल के बाद तो अब वाकई यही लगता है कि हमें ज़हनी तौर पर ये तैयार रहना चाहिए कि कब इन्होंने वापस आना है, क्योंकि चांसेस इनके खेलने वाले नहीं है। हमारा फोकस्ड है कि हम टिकटॉक बना लें, हम अपना फ़ोटोशूट करवा लें, हम ग्राउंड में ज़रा अपने थोड़ा सा वो दिखा दें कि हम भी बड़ा जो है ना वो सुपरस्टार है। तो हमारा फोकस देखें ना, हमें पता ही नहीं है हमने फील्डिंग कैसे करनी है। हमारी कुछ हमारी प्रायोरिटीज़, हमें ये थोड़ी पता है हमारा लाइन और रिदम एक ही हो कि हम सिर्फ फोकस्ड करें मैच पे कि हम मैच खेलने के लिए हैं। हमारा जहन हमारा होता है कि हम सुपरस्टार हैं और हम तो चलें अभी भी थोड़ा सा मार्जिन इस चीज़ का देते हैं कि अगले 4 मैचेस में कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा कोई ऐसी कोई चीज हो जाए बिल्कुल ऑपोजिट के हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल तो है ना, ये रियलिटी है नहीं है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल तो हमारी टीम है ना, कुछ भी कर सकते हैं इसी उम्मीद के साथ। इसी अनप्रेडिक्टेबल थिंग में तो हम मैच हार गए हैं इतने बुरे तरीके से, और मुझे लगता है कि शायद उनका हार में मजा आ रहा है। कहीं बात ये है कि जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स, हमने कहीं ना कहीं उनको तसल्ली और उम्मीद तो दिलानी है। आपके साथ खड़ी एंकर को कोई उम्मीद नहीं है तो फिर आप व्यूअर्स को कैसे उम्मीद रखनी चाहिए? मायूसी तो वैसे को खैर हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, बाकी सेगमेंट भी शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। मैच की तो हमने बात कर ली है और आइंदा कोशिश करेंगे कोई मैच जीतें, कोई अच्छी बात करें, लेकिन अभी एक जो आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है या मुतवसत तबके का आदमी है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि जब फ्यूल की कीमतों में इजाफा होता है ना, 2 रुपये इजाफा भी हो तो हर ट्रांसपोर्ट से लेकर आपकी अशियाए ख़ुर-ओ-नोश जो भी हमारी बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन अब हमने ये देखा है कि 40 रुपये फ़ी लीटर फ्यूल की कीमतें कम हुई हैं। वो असर हमें उस तरह देखने को नहीं मिला कि जितने बड़े पैमाने पर कीमतें कम हुई। एब्सोल्युटली, यही तो काम है जहाँ पर मुनाफाखोर फ़ायदा उठाते हैं। पहले हर चीज़ की कीमत ये कहकर बढ़ा दी जाती थी कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, कमोडिटीज़ क्यों एक्सपेंसिव है, पेट्रोल महंगा है। अब जब फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं तो उस ये जो गैप आया ना कमोडिटीज़ का कि प्राइसेस उसी तरह से हैं, उसमें कोई डिक्रीज़ नहीं किया गया, लेकिन वो मुनाफाखोर जो है ना वो सारा पैसा उनकी जेब में जा रहा है, क्योंकि जाहिर है जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का जितना पैसा लगना था अब वो थोड़ा कम लगेगा, तो वो पैसा भी बचा रहे हैं और कीमतें फिर उसी तरह से हाई हैं। तो ये सप्लाई एंड डिमांड के अंदर हुकूमतों का काम होता है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज किस मरज की दवा होती हैं, इसी पर बात करने के लिए कि क्या वाकई ही में फ्यूल की कीमतों का असर हमारी अशियाए ख़ुर-ओ-नोश पे पड़ा है या नहीं, हमारे नुमाइंदे गौहर अली इस वक्त जो है ना एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गौहर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा गौहर, आप इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के अंदर मौजूद हैं, फ्यूल की कीमतें तो कम हुई हैं, आप तो कुछ सारी चीज़ों को देखते जा रहे हैं, क्या वाकई ही में असर पड़ा है, कीमतें कम हुई हैं फ्यूल के बाद? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आपने जैसे ही कहा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होने से क्या अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में कमी हुई है, तो बहुत हैरत अंगेज़ है मेरे लिए भी कि इस यूटिलिटी स्टोर पे ना तो आटा मौजूद है और ना चीनी मौजूद है। जो बुनियादी 2 चीज़ें हैं वो सिरे से गायब हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 147 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि मार्केट में ये कहा जा रहा था कि 140 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। तो यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की जो कीमत मुकर्रर है वो 147 रुपये फ़ी किलो है, और ये कहा जा रहा है कि जो आम मार्केट है, ओपन मार्केट है, खुली मंडियों में चीनी परचून का निर्ख जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो है। तो फिर इस यूटिलिटी स्टोर का क्या फ़ायदा? यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो है ये आज वजूद में नहीं आई, ये यूटिलिटी कॉर्पोरेशन 1971 से काम कर रही है। ये रियासती इदारा है जिसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर का बुनियादी काम यह है कि वसाइल
वसाइल फराहम करे और आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। इसके साथ मैं ये भी आपको बताऊं कि यूटिलिटी स्टोर के साथ एक और इदारा मुंसलिक है जो इसका नाम TCP है। TCP जो है 1967 में वजूद में आया, फिर 1995 में इसका जो किरदार है वो मुतय्यन कर दिया गया, इसको मज़ीद जो है इख्तियारात दिए गए। TCP का बुनियादी काम जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम लाना, मार्केट में जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें जब बढ़ रही हो तो उनको कंट्रोल करना है, ज़री जो मसनूआत है उसमें किसान को रिलीफ देना है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये दोनों इदारे जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है और TCP है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान है, दोनों की कारकर्दगी नाकिस और गैर मियारी है। एब्सोल्युटली नाकिस और गैर मयारी है। आपने गौहर ये तो हाईलाइट कर दिया कि असल में मसला है कि, और सभी जानते हैं कारकर्दगी क्या ही हमारे गवर्नमेंट के इदारे कर रहे हैं, बट जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ पर काफ़ी जो है वो कस्टमर्स हैं वो भी ख़रीदारी कर रहे हैं। अब जिस यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी जैसी बेसिक चीज़ें ही मौजूद नहीं हैं तो बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतों का क्या हाल है? ये तो फिर अपनी मनमानी पैसों पे बेच रहे हैं चीज़ें। जी, बाकी चीज़ों की जो कीमत है उसमें कुछ कमी है, लेकिन साथ हमने ये भी देखना है कि मियार क्या है। जो दाल और दर्जा अव्वल है उसका निर्ख दाल दर्जा दोम, दाल दर्जा सोम, ये जो है कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अगर आपके पीछे आप हमारे ऑडियंस को दिखा भी सके कुछ रेट लिस्ट भी अवेजा है, कुछ दालें भी नजर आ रही हैं। मोहम्मद अली कैमरामैन को कहता है वो जी बिल्कुल, ये इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि ये दालों के नए जो यहाँ पे अवेजा हैं ये नाज़रीन को दिखाए जा सके। ये देखिए दाल चना जो देसी है उसकी कीमत 415 रुपये फ़ी किलो है। इसलिए काबली चना किलो 450 रुपये, दाल चना किलो 268, काले चने किलो 273, दाल मूंग धुली हुई जो है 314 रुपये, मसूर साबित 330 रुपये, दाल सफ़ेद चना देसी जो है वो आधा किलो 210 रुपये के हैं, काला चना देसी आधा किलो 140, दाल चना आधा किलो 135, दाल मसूर आधा किलो 168, दाल मूंग धुली हुई आधा किलो 165, मसूर साबित आधा किलो 166 रुपये। अच्छा, सेला चावल जो है 345 रुपये और सेला चावल 5 किलो 1725 रुपये। अच्छा, ये जो दालें हैं ना ये इम्पोर्ट आइटम है, इसे हम दरामद करते हैं। अब इसमें भी बड़ी अहम बात है कि डॉलर की कीमत कम हो गई है। अब डॉलर की कीमत कम होने से दालों की कीमतें कम होनी चाहिए। जो दाल सफ़ेद चना जो देसी है ये इसकी कीमत यहाँ पर 415 रुपये दर्ज है, ये इस वक्त 360 रुपये तक भी अगर हो तो काबिल। अच्छा गौहर, ये बताइएगा कि ये कीमतें, ये जिन कीमतों के ये जो अभी रेट्स जो लिखे हुए हैं आप हमें बता रहे हैं, फ्यूल की कीमतों से पहले इनकी क्या कीमतें थी, कितना फर्क पड़ा है, इस बारे में कुछ आप बता सकते हैं हमें? अजी 10 से 20 रुपए फ़ी किलो फर्क पड़ा है, लेकिन डॉलर तो बहुत ज्यादा कम हुआ है पिछले दिनों। बिल्कुल, उसके तनासब से देखा जाए डॉलर की कीमत, डॉलर ने तो अपनी कदर खोई है पिछले दिनों में ना, तो उसके तनासब से तो उस कीमतें जो है वो कम नहीं। उसकी मैंने जैसे बताया यूटिलिटी स्टोर जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने वाला इदारा है और यहाँ सस्ती अशिया की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाती रही है। लेकिन गुज़िश्ता 2.5-3 साल से इसकी कारकर्दगी जिस तरह है वो मियारी नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि बर वक्त टेंडरिंग नहीं होती। TCP ने जो गंदम इम्पोर्ट करनी होती है, इसी से चीनी की मैंने आपको बात की, इसी तरह अच्छा अगर हम बात करें आटे की, बात दरमियान में रह गई। जो सब्सिडाइज आटा है उसकी कीमत और है और जो पूरे निर्ख पे मौजूद है उसकी कीमत और है। अब सब्सिडाइज आटा किसको फराहम किया जाए किसको नहीं, उसका डाटा भी जो है मुतनाज़ा है। जैसे माह रमज़ान में सस्ता आटा मुफ्त आटा फराहम किया गया तो उसमें से 1.5 करोड़ के करीब बैग्स लापता हो गए थे। नैब उसकी इंक्वायरी कर रहा है। नैब ने महकमा खुराक के अफसरान को तलब किया, नैब ने फ्लोर मिल एसोसिएशन के अफसरान को तलब किया। नैब ये कहता रहा ये थैले कहाँ गए, फ्लोर मिल एसोसिएशन कहती रही कि हमने सिर्फ गंदम देनी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तकसीम किए। वो कहते थे डाटा हमने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से लिया। जब पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड कहता था महकमा खुराक की जिम्मेदारी है, खैर उसमें से कुछ थैले मिल भी गए। वो पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने इस पर काफ़ी काम भी किया। तो ये चीज़ें जो है ये महकमे और इदारे जब एक पर दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि मजमूई तौर पर किसी इदारे या महकमे की कारकर्दगी काबिल रश्क और म्यारी हो। ये एक इदारे के दूसरे इदारे की हम पल्ला बाहम मुंसलिक होती है। ये इदारों में टीम वर्क के मिली जुली ये मिली भगत के नतीजे में सब कुछ होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौहर, आपने बड़ा डिटेल्ड बता दिया है हमारे ऑडियंस को भी कि किस तरीके से जो है अंदाजा लगाएं कि ये यूटिलिटी स्टोर्स हैं जिसका मकसद आवाम को रिलीफ देना होता है, सब्सिडाइज चीज़ें देना होता है, वहाँ पर आटा ही मौजूद नहीं है, आटा और चीनी ही मौजूद नहीं है।
ज़रूरी मुल्क के अंदर ये हालात होना, आटे का ना होना। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कहा जाता है कि ठीक है सब्सिडाइज अशिया मिलती हैं यहाँ पे, लेकिन इन सब्सिडाइज अशिया में फिर इनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। क्वालिटी वो नहीं रहती है, और उसके अलावा मैदे वाला पता नहीं कौन सा आटा होता है, उसकी क्वालिटी इंतहाई नाकिस होती है। गवर्नमेंट का काम है, ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, ये क्वालिटी के चेक एंड बैलेंस को देखने के लिए बाकायदा टीम्स मौजूद होती हैं, लेकिन दोनों तीनों तरफ से हम देखते हैं कि बाद घूम फिर कर नफिजा बैड गवर्नेंस पर आके बैड गवर्नेंस पर आ जाती है, सारा मामला यहाँ पर आकर रुकता है। लेकिन डिलीवर नहीं करते ना। अब देखना ये है कि बैड गवर्नेंस में अभी तो फिलहाल हमें अगर गवर्नेंस कहीं नज़र आती है तो वो सोशल मीडिया पर नज़र आती है, अगर कहीं गुड गवर्नेंस नज़र आती है तो वो अफवाहों में नज़र आती है, और वो इस किस्म की अफवाहें कि महंगाई जो है वो बड़ी कंट्रोल हो गई है, हमारा शरह नमू उसमें इजाफा हो गया है, और जो हमारे गर्दिशी कर्जे हैं उसमें कमी होगी, और फिर ये कि पेट्रोल की कीमत मजीद कम होगी, बिजली के यूनिट्स मजीद सस्ते होंगे। फिर अच्छा, पेट्रोल बिजली के अलावा आपने अफवाहों की बात की है, आजकल सोशल मीडिया पे हम देखने की बहुत बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी जो होंडा बाइक्स हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं, इनकी कीमतें पता नहीं कितनी कम हो गई हैं, और कितने हजार रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए की इतनी कमी हुई है। बट अब उसके बाद फिर होंडा कंपनी की जानिब से बाकायदा उनको अपने बयान वजाहत करना पड़ी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सोशल मीडिया पर सिर्फ एक झूठी खबर है जो फैलाई जा रही है, किसी किस्म की जो अफवाहें नहीं हुई, बल्कि उन्होंने साल 2024 के लिए अपनी मोटर बाइक्स की नई कीमतों का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद उससे भी ज्यादा है। जी जनाब। हाँ, तो ये झूठी रूमर्स हैं जो हम देख रहे हैं। और अब तो एक साइकिल लेने जाए ना, जो लेबर साइकिल होती है, वो साइकिल आपको 25-30 हज़ार की मिलती है। मोटर बाइक्स अगर आप लेने जाएं होंडा की या कोई अच्छी 125 अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या है जी, वो भी 2-2.5 लाख का अब आपको मिलता है। एक बात है कि कीमतें कम होनी चाहिए, बेशक ये अफवाहें हैं, बट डॉलर की कीमतों में कमी हुई है जी, तो उसका असर पड़ना चाहिए ना। ये जितनी भी कंपनीज हैं, जब इनकी कीमतों में इजाफा होता है तो जवाब इस चीज़ का ये यही बनाती हैं कि चूँकि डॉलर बढ़ा है, महंगाई हो गई है, तो इसलिए कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो जब डॉलर की कीमत भी कम हुई है, डिक्रीज हुआ है डॉलर, तो इसका असर भी पड़ना चाहिए। क्यों दे वो, क्यों दे रिलीफ, क्यों दे? यही तो बात है, यही तो उनका कमाई का सीजन है, कमाई के अलावा कमाई का सीजन है, इस पे फिर रियासत को मेक श्योर करना होता है। एग्जैक्टली, आपको मेक श्योर करना होता है कि चेक एंड बैलेंस तो रहना चाहिए, यही बात है। और फिर आप ये देखिए कि ये जो इस तरह के जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं, या यहाँ पर जब लोकल माफिया साथ मिलता है तो ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं, और फिर अपनी मनमानी जो कीमतें हैं उस पर चीजें बेचते हैं। यही हो रहा है। इतनी ही आपकी नालायक, ना अहल और कमज़ोर है कि जो कि ऐसी कंपनीज के आगे ब्लैकमेल होती है, तो फिर इनको गवर्नमेंट करनी नहीं चाहिए। लेकिन वही बात है, यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मनमानी कीमतों में इजाफा करें, जैसे मर्जी आप ज़खीरा आज तक क्यों हमारे लोकल कोई लोकल प्रोडक्शन की तरफ से कोई क्यों आज तक लोकल गाड़ी नहीं बनाई? इंडिया ऑन दी अदर हैंड हमारे साथ है ना, लोकल गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहा है। यही तो बड़ी जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, यही तो कुछ यहाँ पर करने नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके धंधे चौपट हो जाएंगे। और मजे की बात यह है कि हमारा लोकल माफिया साथ मिला होता है, इस वजह से ये मसला है। माफिया का इलाज भी तो सरकार होती ना, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि ऐसे लोगों को रोकना इस चीज़ से। डॉलर क्यों कम हुआ है? डंडा गया है, जब इनको सख्ती की गई है ज़खीरा अंदोज़ों पर, तो उसके बाद क्योंकि डंडा पी रहे हैं हम लोग, और प्यार की बात तो समझ नहीं आती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, और अभी हम आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करने जा रही हैं। वो ये है कि पाकिस्तान और टर्किश प्रोडक्शन जो एक मिली इकट्ठा एक जॉइंट वेंचर किया गया है, इस जेवी के बाद सलाहुद्दीन अयूबी पर एक ड्रामा बनाया गया था, जिसमें तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने भी एक्टर्स ने ऑडिशंस दिए थे, जिनमें से कुछ ही एक्टर्स जो हैं वो हुए हैं अदनान सिद्दीकी, जो कि पाकिस्तानी फेमस एक्टर भी हैं, वो भी उन प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं जिन्होंने ये ड्रामा प्रोड्यूस किया है। अच्छा, इसका टीजर जो है ना वो exactly, बड़ा मुख्तसर सा है, बड़ा मुख्तसर और बड़ा खूबसूरत टीजर है। पहले आपको वो दिखाते हैं। अच्छा, ये इत्तफाकिया मुमासिलत देखें कि ये जो टीजर 3 साल के बाद रिलीज हुआ है 2021 में, ये टीजर में अभी बैकग्राउंड में आपने देखा कि किबला अव्वल जो है मुसलमानों का, हमारा मस्जिद अक्सा, उसको दिखाया गया है। और इस वक्त जो हालात हैं, वैसे ही जो आपको पता है कि मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन जंग की सूरत हाल में मुब्तला है, और जिस तरीके से इजराइल की बर्बरियत वहाँ पर जारी है, तो ये एक वैसी बड़ी इमोशन सी चीज़ है। अच्छा, टर्की की ना एक चीज़ हमें अच्छी लगी है,
टर्की ने ना सिर्फ अपने ड्रामास तो दिखाए ही हैं, लेकिन अपनी ड्रामास के ज़रिए जिस तरह मुसलमानों के जो हीरोज़ हैं, हमारी जो तारीख़ है, जो हमारी यूथ है ना, अब की जो नौजवान नस्ल है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। जिस तरह खिलाफत उस्मानिया, ओटोमन एम्पायर, अर्तुगरुल ड्रामा, फिर हमने देखा कि ग्लोबली दुनिया भर में उस ड्रामे को सराहा गया, उसकी तारीफ की गई। तो अब टर्की को ये क्रेडिट जाता है कि जिसने पूरी जो मुस्लिम नेशंस हैं उनके अंदर उनकी तारीफ को जो है ना वो दिखाया है। और अब देखिए 650 साल तक जो है वो सल्तनत उस्मानिया में जितने भी आते रहे लोग, उन्होंने खिलाफत की है, और फिर ये मस्जिद अक्सा बिजा वो भी इन्हीं के अंडर आता रहा है। तो ये उन्होंने एक तरीके से जो अच्छा, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जी, इनका शुमार भी उन बादशाहों में हिस्ट्री में पढ़ा है, उन मुस्लिम रूलर्स में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का शुमार होता है, जिन्होंने बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया था। आज़ाद क्या, वहाँ पर मुसलमानों के लिए वो तो मुझे लगता है वो ज़मीन का टुकड़ा वैसे ही आज़ाद है, वैसे ही इतना पाक है, लेकिन उसमें हमेशा किसी ना किसी की जंग हुई थी ना, उसके बाद फिर हुआ था। फिर उसके अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो कैरेक्टर है, मेरा ख्याल है कि ऐसे जो हमारे हीरोज़ हैं, ये बहुत एक अच्छी काविश है पाकिस्तान के लिए भी, कि जो हीरोज़ जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, और कोई भी ऐसी मेरा ख्याल है कि नेशंस नहीं होती हैं कि जिनको अपने हीरो से कोई माजी ना जुड़ा हो। तो ये जो हमारे माजी को इन मूवीज़ के ज़रिए जोड़ा है, मेरा ख्याल है प्रोडक्शन का, मूवीज़ का, इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म भी मौजूद नहीं। दिसंबर में इसको जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। पहले टर्की में होगा, टर्किश में, उसके बाद इसकी डबिंग होगी उर्दू लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में अरबिक में भी होगा। दुनिया भर में जिस तरह अर्तुगरुल ड्रामा जिसने ग्लोबली वो अचीव हासिल की है, अचीवमेंट, मुख्तलिफ स्ट्रीमिंग जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स होती हैं उन पर नशर भी किया जाएगा, जिसमें ईजिली ऑडियंस है वो इसको देख भी सकेगी, ईजी टू एक्सेस होगा। हमें ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं निग्लेरिया वायरस के हवाले से। आपको पता है कि पहले भी हम प्रोग्राम्स में इसको हाईलाइट कर चुके हैं। ज़्यादातर केसेस जो रिपोर्ट होते हैं वो कराची के अंदर से होते हैं। अच्छा, ये निग्लेरिया अमीबा है बेसिकली, इसको वायरस तो कहना गलत ही है, लेकिन उसमें होता ही है कि ये साफ़ पानी के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल होता है। अगर आप वज़ू करते हैं, स्पेशली नाक के ज़रिए जाता है, और फिर ये सीधा आपके दिमाग में जाता है, और वहाँ जाकर ये दिमाग को खाना शुरू कर देता है। इनिशियली तो आपको स्टेजेस में बुखार और फीवर और ये सब कुछ होता है, उसके बाद आगे जाके बड़ा अलार्मिंग हो जाता है। जो ऐसे वायरस जिसको अब हम कह रहे हैं कि वायरस बेसिकली नहीं होते हैं, अमीबा होता है, तो इसका कोई ऐसा इलाज तो नहीं है, लेकिन जितना आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, जितना परहेज कर सकते हैं, इसकी अलामात जो हैं उनको कम से कम आप अपना के जो प्रिवेंटिव मेजर्स है ना, इसके बाइस वो उनकी कैजुअलिटी लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वो तो हम अपना सकते हैं। क्लोरीन मिला पानी आप पिए, बिल्कुल यही जो भी इसकी चीजें। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, निग्लेरिया जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, बेसिकली है क्या? कोई इसको वायरस कहता है, कोई इसको अमीबा कहता है, एंड सेकंड ये बताइएगा इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस चीज़ को देखकर हमें आइडिया हो सकता है ये खुदा न खास्ता निग्लेरिया वायरस में मुब्तला है पेशेंट? जी बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमेशा हेल्थ के इश्यूज पे बात करते हैं, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और लोगों को चाहिए कि इससे इस्तेफादा हासिल करें। एक्चुअली निग्लेरिया आपने बहुत इंट्रो में बहुत अच्छा बता दिया है सारा कुछ, कि निग्लेरिया हम सुनते हैं अक्सर कि वो लोग कहते हैं कि ये एक वायरस है। ये वायरस नहीं है, ये पैरासाइट्स है, और एक पैरासाइट्स की एक अमीबा किस्म होती है, वो अमीबा की एक किस्म है, और ये सिर्फ और सिर्फ साफ पानी, या जैसे गर्मी का मौसम होता है, गर्म मौसम में थोड़ा सा पानी गर्म हो या नॉर्मल होता है तो उसमें ये पाया जाता है। ज्यादातर ये होता है कि हमारे घरों में जो टैंक है, ओवरहेड अंडरग्राउंड टैंक, अगर पानी में क्लोरीन नहीं हो, या समझ लें कि वो प्यूरिफाइड नहीं हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। या स्विमिंग करने के लिए ज्यादातर जो प्रॉब्लम हमारे पास केसेस आते हैं वो स्विमिंग करने वाले लड़के होते हैं या खवातीन होती हैं, मोस्टली मेल होते हैं, कि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पे स्विमिंग का जो पानी है वो ट्रीटेड नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से क्लोरीनेटेड नहीं होता है। तो ये एक पैरासाइट्स है, ये समझना चाहिए। और इसकी
जो जो तरीक़ेकार है वो किसी जिस्म के किसी हिस्से से वो आपके जिस्म में दाखिल नहीं होता है, सिर्फ नाक के जरिए दाखिल होता है। खासकर जो लोग डाइव करते हैं उनको प्रेशर से नाक में जाता है, या लोग नाक को में पानी डाल के और उंगली में से हिलाते हैं, सफाई करने की कोशिश करते हैं नाक की, तो उसके जरिए ये चला जाता है नाक के झिल्लियों के अंदर से, और अंदर से होता हुआ ये सामने का जो दिमाग का पोर्शन है यहाँ जाकर ये मेनिंजाइटिस। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये समझ नहीं आती, जिस तरह आपने कहा ये एक पैरासाइट है, इसका कितना को वॉल्यूम होता होगा कि जो नजर भी नहीं आता है बिल्कुल भी। पानी भी जब हम नाक में यूज करते हैं, आपने कहा कि वो उसके थ्रू अंदर चला जाता है, हमारे जिस्म में चला जाता है, दिमाग में। इसका असर बज़ाहिर होता कैसा है? ये इट्स काइंड ऑफ अ जर्म, ऑब्वियसली आप उसको आंखों से तो नहीं देख सकेंगे। नहीं, बट फिर भी मैं कह रहा हूं है तो पैरासाइट ना अल्टीमेटली। देखिए, बात सारी ये है कि हमें इस चीज पे टाइम नहीं जाया करना चाहिए कि ये होता कैसे। हम पानी में जाएं और उसको ढूंढें कि वो किस कलर का है और कितना बड़ा है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक जरासीम है, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये खुदा न खास्ता दिमाग में जब नाक में चला गया तो चांसेस होते हैं कि दिमाग में जाने के। वो चांसेस इसलिए होते हैं कि इसकी अलामात शुरू में बहुत ही मध्यम होती है, यानी कि नज़ला जुकाम हो गया, सर में हल्का सा दर्द हो गया, तो लोग हमारे यहाँ जो एक आदत है कि लोग हमेशा इस बहुत लाइट हो गया, मैंने चाय नहीं पी है, या मैंने मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, या मैंने काम ज्यादा कर लिया है, तो कोई भी टैबलेट जाके सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि खतरा होता है। तो अगर किसी का दर्द, सर का दर्द और खासकर फ्रंटल हेडेक, सामने का दर्द अगर है, तो उसको फौरी तौर पे 2-3 दिन अगर हो गए हैं तो उसको फौरी तौर पे किसी ENT के या किसी न्यूरो सर्जन से जरूर, या न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मशवरा करना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ ये कि एक्सपर्ट से मशवरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और चले जाएं और उसको जो है वो देर हो जाए, और अगर खुदा ना खास्ता ये चूंकि जब दिमाग में जाता है तो दिमाग खाता है, इसीलिए इस बीमारी को ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि ये कीड़ा जो कि दिमाग खाता है। तो जब दिमाग ज्यादा खा लेता है तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है, और जब दिमाग ज्यादा खाता है तो फिर होता ये कि इंसान में आहिस्ता आहिस्ता से गुनूदगी आनी शुरू हो जाती है और आदमी कोमा में चला जाता है। तो वो बड़ा स्टेज जो है वो खराब स्टेज होता है। exactly. तो शुरू में अगर बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, को शुरू में अगर जी शुरू में पता चल जाए तो बेहतर है, और वैसे भी जो मोहल्ले के डॉक्टर्स हैं उनके पास जाने से बेहतर है किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ नहीं है ना। लेकिन यूजुअली आप ये देखिए, अब जो डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं, एक तो वो ये है कि नाक साफ़ करते, दूसरा जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए जाते हैं, डाइव करते हैं, तब भी आपके नाक में पानी चला जाता है। अब इसको किस तरह से बचाएं, क्योंकि इसकी कोई मेडिकेशन तो है नहीं, सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो अपनाए जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से, और स्पेशली जो क्लोरीन के हवाले से आप हमेशा गाइड हमें करते हैं, कितने पानी में कितने क्लोरीन मिलाना चाहिए है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है जो आपने बात की है कि नेग्लेरिया फ्लोरी की कोई ऐसा रिकमेंडेड कोई इलाज मौजूद नहीं है, या स्पेसिफिक हम कहें कि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है, इसका सिर्फ प्रिवेंशन है। और हम कहते भी रहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो इसमें करना सिर्फ ये चाहिए कि आपके घर का जो टैंक है, अब जो क्लोरीन की दवाइयां बहुत सारी जगहों पे मेडिकल स्टोर पे मिलता है, उसकी जो लीफलेट है उसके अंदर दिया हुआ होता है, डिफरेंट जो है मिलीग्राम की है। 400 मिलीग्राम का अगर मिल रहा है क्लोरीन टैबलेट, तो वो 1000 गैलन में वो, बल्कि 2500 गैलन में वो कहते हैं कि 40 टैबलेट डाल देना चाहिए। 400 मिलीग्राम का अगर टैबलेट एक है तो 40 टैबलेट 2500 गैलन पानी में डालना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बहुत सारे मार्केट में डिफरेंट मिलीग्राम पे मिल रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसका क्वांटिटी लिखा होता है कि कितने गैलन पानी में आप ये टैबलेट डालें, तो आपको जरूर डालना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मैं बार बार कहता हूं, तो आप अपने घर का टैंक जो है कम से कम 6 महीने में आपको साफ करना चाहिए। अगर साफ 6 महीने में नहीं करते तो 1 साल में तो जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी और नीचे का और ऊपर का, अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक दोनों साफ होना चाहिए।
इसी तरह से अगर आप स्विमिंग पे जाते हैं कहीं पर भी, तो वहां मालूम कर लें कि क्लोरीन ट्रीटेड पानी है कि नहीं है। अगर क्लोरीन ट्रीटेड पानी नहीं है तो वहां स्विमिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो फिर आपको खतरा हो सकता है। इसके अलावा भी और प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन के डिजीजेस भी हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जो क्लोरीनेटेड पानी है स्विमिंग पूल का, या क्लोरीन से ट्रीटेड पानी जो स्विमिंग पूल का है, उसमें ही स्विमिंग की जाए। और कोशिश ये करें कि जब अगर आप मुंह धोते हैं तो आप नाक में पानी डाल लें, लेकिन उसके साथ उंगली डाल के अच्छी तरह से लोग साफ करते हैं, ये ना करें। तो मेरा ख्याल में आप इससे बचे रहेंगे, क्योंकि एक ही जगह है नाक से जाने का, तो यहाँ पे आपको बहुत एहतियात करना है और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक ये भी हमारे डॉक्टर साहब रहनुमाई कर दें कि यूजुअली होता ही है कि हमें कोई इस किस्म की डिजीज़ होती है, और स्पेशली कोरोना के बाद तो ये ज़्यादा लोग ना इस चीज़ का बड़ा एहतियात करते हैं कि अगर कोई बीमार है, कोई ऐसा पेशेंट है, तो वो छींकेगा तो उससे जर्म्स हम में आ जाएंगे, या हम उसके साथ बैठकर खाना खाएंगे या उसको पकड़ेंगे। तो ये अछूत की बीमारी तो नहीं है, ये भी क्लियर कर दें। बिल्कुल नहीं। अगर किसी को आपको पता चलता है कि इसको नेग्लेरिया हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज है या घर पे है, इलाज हो रहा है, तो उसके साथ आप बैठें, उसके साथ खाना खाएं, उसके खून को शेयर कर सकते हैं, उसके कलम को, उसकी चीजों को शेयर कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं, उससे हाथ मिला सकते हैं। ये छूत की बीमारी नहीं है। ये उसी सूरत में होगा जब आप उसी पानी में जो सोर्स है, जो जिससे ये बीमार हुआ है मरीज, जिससे आप मिल रहे हैं या उसके साथ बैठे हुए हैं, उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं और नाक में चला जाता है, और फिर नाक को अच्छी तरह से आप उंगली डाल के साफ करते हैं, तो ही खतरा हो सकता है कि आपको भी नेग्लेरिया हो। अदरवाइज इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और चारा नहीं है कि ये उड़ के या खांसी के जरिए या छींक के जरिए आपके नाक में चला जाए। ऐसा कोई बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, इज ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। और हमारी ऑडियंस को भी आपने बड़े अच्छे से गाया, और इसी वजह से एक्सपर्ट की राय लेना इतना जरूरी होता है। अच्छा, ये चीज एक तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये कोई कन्वर्टेबल वायरस नहीं है सच, कि जिसके पास शायद जो इसमें मुब्तला मरीज है, आप उसके पास बैठेंगे तो ये आपको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है ना अडॉप्ट करें तो हम इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। या मैंने चाय नहीं पी है, या मैंने मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, या मैंने काम ज्यादा कर लिया है, तो कोई भी टैबलेट जाके सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि खतरा होता है। तो अगर किसी का दर्द, सर का दर्द और खासकर फ्रंटल हेडेक, सामने का दर्द अगर है, तो उसको फौरी तौर पे 2-3 दिन अगर हो गए हैं, तो उसको फौरी तौर पे किसी ENT के या किसी न्यूरो सर्जन से जरूर, या न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मशवरा करना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ ये कि एक्सपर्ट से मशवरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और चले जाएं और उसको जो है वो देर हो जाए, और अगर खुदा ना खास्ता ये चूंकि जब दिमाग में जाता है तो दिमाग खाता है, इसीलिए इस बीमारी को ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि ये कीड़ा जो कि दिमाग खाता है। तो जब दिमाग ज्यादा खा लेता है तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है, और जब दिमाग ज्यादा खाता है तो फिर होता ये कि इंसान में आहिस्ता आहिस्ता से गुनूदगी आनी शुरू हो जाती है और आदमी कोमा में चला जाता है। तो वो बड़ा स्टेज जो है वो खराब स्टेज होता है। तो शुरू में अगर बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, शुरू में अगर जी शुरू में पता चल जाए तो बेहतर है, और वैसे भी जो मोहल्ले के डॉक्टर्स हैं उनके पास जाने से बेहतर है किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ नहीं है ना। लेकिन यूजुअली आप ये देखिए, अब जो डेथ में रिपोर्ट हुई हैं, एक तो वो ये है कि नाक साफ़ करते, दूसरा जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए जाते हैं, डाइव करते हैं, तब भी आपके नाक में पानी चला जाता है। अब इसको किस तरह से बचाएं, क्योंकि इसकी कोई मेडिकेशन तो है नहीं, सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो अपनाए जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से, और स्पेशली जो क्लोरीन के हवाले से आप हमेशा गाइड हमें करते हैं, कितने पानी में कितने क्लोरीन मिलाना चाहिए है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है जो आपने बात की है कि नेग्लेरिया फ्लोरी की कोई एज सच रिकमेंडेड कोई इलाज मौजूद नहीं है, या स्पेसिफिक हम कहें कि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है। इसका सिर्फ प्रिवेंशन है, और हम कहते भी रहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो इसमें करना सिर्फ ये चाहिए कि आपके घर का जो टैंक है
अब जो क्लोरीन की दवाइयां बहुत सारी जगहों पे मेडिकल स्टोर पे मिलता है, उसकी जो लीफलेट है उसके अंदर दिया हुआ होता है, डिफरेंट जो है मिलीग्राम की है, 400 मिलीग्राम का अगर मिल रहा है क्लोरीन टैबलेट, तो वो 1000 गैलन में वो, बल्कि 2500 गैलन में वो कहते हैं कि 40 टैबलेट डाल देना चाहिए। 400 मिलीग्राम का अगर टैबलेट एक है तो 40 टैबलेट 2500 गैलन पानी में डालना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बहुत सारे मार्केट में डिफरेंट मिलीग्राम पे मिल रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसका क्वांटिटी लिखा होता है कि कितने गैलन पानी में आप ये टैबलेट डालें, तो आपको जरूर डालना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मैं बार बार कहता हूं, तो आप अपने घर का टाइम जो है कम से कम 6 महीने में आपको साफ करना चाहिए। अगर साफ 6 महीने में नहीं करते तो 1 साल में तो जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी और नीचे का और ऊपर का, अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक दोनों साफ होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप स्विमिंग पे जाते हैं कहीं पर भी, तो वहां मालूम कर लें कि क्लोरीन ट्रीटेड पानी है कि नहीं है। अगर क्लोरीन ट्रीटेड पानी नहीं है तो वहां स्विमिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो फिर आपको खतरा हो सकता है। इसके अलावा भी और प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन के डिजीजेस भी हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जो क्लोरीनेटेड पानी है स्विमिंग पूल का, या क्लोरीन से ट्रीटेड पानी जो स्विमिंग पूल का है, उसमें ही स्विमिंग की जाए। और कोशिश ये करें कि जब अगर आप मुंह धोते हैं तो आप नाक में पानी डाल लें, लेकिन उसके साथ उंगली डाल के अच्छी तरह से लोग साफ करते हैं, ये ना करें तो मेरा ख्याल में आप इससे बचे रहेंगे। क्योंकि एक ही जगह है नाक से जाने का, तो यहाँ पे आपको बहुत एहतियात करना है, और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक ये भी हमारे डॉक्टर साहब रहनुमाई कर दें कि यूजुअली होता ये है कि हमें कोई इस किस्म की डिजीज़ होती है, और स्पेशली कोरोना के बाद तो ये ज़्यादा लोग ना इस चीज़ का बड़ा एहतियात करते हैं कि अगर कोई बीमार है, कोई ऐसा पेशेंट है, तो वो छींकेगा तो उससे जर्म्स हम में आ जाएंगे, या हम उसके साथ बैठकर खाना खाएंगे या उसको पकड़ेंगे, तो ये अछूत की बीमारी तो नहीं है, ये भी क्लियर कर दें। बिल्कुल नहीं। अगर किसी को आपको पता चलता है कि इसको नेगलेरिया हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज है या घर पे है, इलाज हो रहा है, तो उसके साथ आप बैठें, उसके साथ खाना खाएं, उसके फूड को शेयर कर सकते हैं, उसके कलम को, उसकी चीजों को शेयर कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं, उससे हाथ मिला सकते हैं। ये छूत की बीमारी नहीं है। ये उसी सूरत में होगा जब आप उसी पानी में जो सोर्स है, जो जिससे ये बीमार हुआ है मरीज, जिससे आप मिल रहे हैं या उसके साथ बैठे हुए हैं, उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं और नाक में चला जाता है, और फिर नाक को अच्छी तरह से आप उंगली डाल के साफ करते हैं, तो ही खतरा हो सकता है कि आपको भी नेगलेरिया हो। अदरवाइज इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और चारा नहीं है कि ये उड़ के या खांसी के जरिए या छींक के जरिए आपके नाक में चला जाए। ऐसा कोई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर कैसर सज्जाद, इज ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। और हमारी ऑडियंस को भी आपने बड़े अच्छे से गए, और इसी वजह से एक्सपर्ट की राय लेना इतना जरूरी होता है। अच्छा, ये चीज एक तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये कोई कन्वर्टेबल वायरस नहीं है सच, कि जिसके पास शायद जो इसमें मुब्तला मरीज है, आप उसके पास बैठेंगे तो ये आपको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है ना अडॉप्ट करें तो हम इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। और नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने उन चंद ममालिक में बनाया है कि जिसके हुस्न की मिसाल नहीं मिलती है, और हम इस लिहाज से बहुत ब्लेस्ड कंट्री हैं। हमारे यहाँ मैदानी इलाके भी हैं जहाँ पे सरसब्ज खेत लहलहाते हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं जहाँ पर खूबसूरत पहाड़ हैं, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ और चोटियाँ हमारे पास हैं। इसके अलावा समंदर हैं, दरिया हैं, हर लिहाज से अगर हमारी, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास चारों मौसम है, फिर चारों मौसम के साथ फल और सब्जियां हैं खाने। लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द फूड। वही मैं ऐसा उसी पर आ रहा था। तो जो भी पाकिस्तान का दुनिया में इमेज होता है ना, वो तो हो, लेकिन जब बाहर के लोग पाकिस्तान आते हैं और फिजिकली खुद से ऑब्जर्व करते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, तो उनका जो है एक एंगल होता है ना, एंटायरली डिफरेंट हो जाता है पाकिस्तान के हवाले से। और बड़े बेशुमार टूरिस्ट हैं जो आके कहते हैं कि यार
इतनी खूबसूरत पाकिस्तान जगह है, हमें तो इसका अंदाजा ही नहीं और सेफ एंड साउंड है, पीसफुल है, यहाँ के लोग वेलकमिंग हैं। तो हमने खुद क्या अपनी और अपने मुल्क की तारीफ करनी है, पूरी दुनिया इसकी तारीफ करती है। और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में ऐसी गेस्ट भी मौजूद हैं जिनको बड़ा शौक है कि पाकिस्तान को दिखाना है। अच्छा जी, वो बांग्लादेशी खातून है और उनको बड़ा क्रेज़ है कि वो पाकिस्तान की ब्यूटिफिकेशन को दिखाएं कि पाकिस्तानी लोग कैसे हैं, पाकिस्तान के जो खूबसूरती है वो कैसी है। और फिर अच्छा, आप पाकिस्तान इनको इतना खूबसूरत लगा कि सिर्फ ये 2 माह के वीज़े पर पाकिस्तान आई थी, सिर्फ 2 माह के वीज़े पर पाकिस्तान आई थी, लेकिन पाकिस्तान की ब्यूटी ने इनको इतना अट्रैक्ट किया कि अब 2 साल हो चुके हैं वो पाकिस्तान में मुकीम है, पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात देखती हैं, दिखाती हैं और दुनिया में पाकिस्तान का जो एक खूबसूरत इमेज है, पॉजिटिव इमेज है, वो दुनिया को दिखा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए बांग्लादेशी व्लॉगर निगार दिल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। निगार, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा, 6 माह के विजिट पर आप पाकिस्तान आई थी, ऐसा क्या पाकिस्तान का आपको अच्छा है और इतना खूबसूरत लगा कि 6 माह से 2 साल हो गए आप यहीं पे मुकीम हैं? बेसिकली जब मैं पाकिस्तान आई थी, मुझे पाकिस्तान के बारे में इतना खास कुछ भी नहीं पता था। मैं मेरी रिलेटिव्स के पास आई थी, तो जब मैं पाकिस्तान आई मुझे पाकिस्तान इतना अच्छा लगा। फर्स्ट तो मैं लाहौर में आई थी, तो मुझे लाहौर के खाना बहुत अच्छा लगने लगे। लाहौर भी बहुत सारे जगह है देखने के लिए, जैसे कि बादशाही मस्जिद है और ओल्ड लाहौर है, तो मुझे वो सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। इसके बाद जब मैं इस्लामाबाद आई, ये इस्लामाबाद तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो तब से मैं इस्लामाबाद रहने लगी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने लगे हैं। अच्छा। मैं अभी तक अरे वाह, क्या बात है, क्या लेकिन बात इतना है। पाकिस्तान अच्छा लगा कि 3 साल होने लगे हैं। अच्छा, ये निगार, वैसे तो बांग्लादेश भी बड़ा है, नेबरिंग कंट्री है हमारा, पाकिस्तान का हिस्सा ही था। आप बांग्लादेशी भी हमारे अपने बहन भाई हैं, हम उनसे भी उतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्पेशल, ये तो आपने कहा लाहौर के खाने, इस्लामाबाद के अंदर क्या अच्छा लगा, फिर कहाँ कहाँ गई हैं, कराची, नॉर्दर्न एरियाज़, लोग जब आपको मिलते हैं कैसे ग्रीट करते हैं, और फिर आप बैक होम जब बताती हैं स्टोरीज़, तो वो कैसा उनके लिए कितना अमेज होता है ये सब देखना और आपके मुंह से सुनना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पहले लाहौर आई थी, लाहौर एयरपोर्ट से मैं फिर इस्लामाबाद आई। इस्लामाबाद के बाद मैंने इस्लामाबाद से बहुत सारे जगह विजिट किए, जैसे मैंने कश्मीर गई हूँ, नॉर्दर्न साइड में नारायण, कागान, शोगरान, सिरीपाए एंड एफटाबाद के बहुत सारे साइट में विजिट किया। और इस्लामाबाद तो डेफिनेटली बहुत पीसफुल सिटी है। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी एंड पाकिस्तान इज़ अ वेरी हॉस्पिटेबल एंड वेलकमिंग कंट्री। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं कोई भी जगह पे गई हूँ, लोग मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत प्यार दिया है। जब भी गई हूँ, मतलब मुझे ऐसे था कि शायद लाहौर के लोग अच्छा है, मतलब अच्छा मेहमान नवाज है। जब मैं पेशावर गई, पेशावर के लोग भी मुझे इतना प्यार दिया। बाकी जो भी जगह पे मैं जब भी गई, मुझे बांग्लादेशी थे। मुझे ऐसे होता था पहले जब मैं आई थी कि शायद लोग पता नहीं क्या सोचेगा कि बांग्लादेश से आई हूँ, बट मैं हमेशा लोगों ने मुझे खुश किया है, लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, इतना प्यार मोहब्बत मिले है कि ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। सबसे मजे का खाना एक चीज़ है फिजा, वैसे 2-3 साल में जितना पाकिस्तान आपने एक्सप्लोर किया है, शायद जितना तो हमने भी नहीं किया, जितना सारा कुछ आपने देख लिया शायद हमने भी शायद इतना नहीं देखा। निगार, आपने बताया कि लोग भी बहुत हॉस्पिटेबल हैं, पेशावर के, लाहौर के, पाकिस्तान के। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसा लगता है, और ख़ास तौर पे कुछ लोग होते हैं ना जो पाकिस्तान के इमेज को लेकर उल्टी सीधी बातें भी होती हैं, तो अब अगर 3 साल के बाद आपसे कोई पाकिस्तान के बारे में पूछे कि पाकिस्तान को डिफाइन करें, कैसे आप एलेबोरेट करेंगी कि व्हाट इज़ पाकिस्तान? सबसे पहले तो लोगों का यही ख्याल आता है कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, हम शायद उधर जाएं, क्या होगा। इनफैक्ट बहुत सारे बांग्लादेश से लोगों को भी यही ख्याल, बट मैं 3 साल से इधर रहती हूँ। अकेले मैंने बहुत सारे जगह ट्रैवल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई भी किस्म का इश्यूज नहीं हुआ। मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि मैं कोई और कंट्री में रहती हूँ, ये मुझे अपना होम कंट्री के तरह ही लगते हैं। लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मुझे मैं सेफली डिफरेंट प्लेस विजिट किया, ऑलमोस्ट हाफ पाकिस्तान तो मैंने विजिट कर ली है 3 साल में। और ऐसे एरिया में भी गई हूँ कि जो बहुत ही अलग है, सिटी से अलग है, जैसे कि नॉर्दर्न साइड, कश्मीर साइड के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं। मैं अकेली भी घूमने गई हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे कोई इश्यूज नहीं हुआ। तो लोग जो नेगेटिव इमेज बना के रखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं
यही कहूँगी कि जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान में जाएँगे तो शायद हमें कोई मसला हो जाएगा सेफ्टी रीज़न से, जो भी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर उन लोगों को डाउट है, मैं कहूँगी कि आप लोग आए, आप लोग खुद विज़िट करें, तो मेरे तरह आप लोगों की सोच भी बदल जाएगा। आप लोग भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को प्यार करने लगेंगे। अच्छा निगार, दैट इज़ रियली नाइस एंड दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू। आपने तो खुद देख लिया है, तो जो बांग्लादेशी आपकी बाकी की फैमिली है वहाँ पर, क्योंकि आप तो अपने खुद रिलेटिव्स को यहाँ पर मिलने के लिए आई थी जो कि बिछड़ गए थे 1971 की जंग के बाद, तो वो लोग भी क्या आ रहे हैं? पाकिस्तान की जितनी तारीफ़ें आप कर रही हैं, आई एम श्योर कि बाकी आपका क्रू भी वापस आता होगा पाकिस्तान में। जी, बस ये नहीं कि मेरे फैमिली भी है एंड मेरे जो भी फैंस हैं बांग्लादेश में, जो भी मुझे देखते हैं, बेसिकली मैं ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट किया कि लोगों को पाकिस्तान के बारे में पता चले। इसके पहले कोई भी हमें वीडियोस नहीं बनाए, बिकॉज सारे लोगों को तो उर्दू समझ नहीं आते, तो वो लोग देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान कैसे है। तो सबसे पहले मैं यही काम किया कि जिधर भी गई हूँ बांग्ला में वीडियोस बनाए, कि बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के खूबसूरत जगहों के बारे में पता चले, आइडियाज हो, टूर कैसे करना है, कितने एक्सपेंस होते हैं। इनफैक्ट मैंने अपना 1 महीने से मैंने अपना एजेंसी भी ओपन किया, बांग्लादेश टू पाकिस्तान टूर्स एंड ट्रैवल्स, जिसमें लोग पाकिस्तान के वीजे के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। इन्विटेशन लेटर से शुरू करके फ्लाइट तक मैं सब कुछ गाइड करती हूँ एंड सर्विस भी देती हूँ, कि लोगों को कोई भी किस्म का परेशानी ना हो कि वो पाकिस्तान कैसे जाएंगे, सेफ है या नहीं। तो इस बारे में मैं गारंटी देती हूँ। वीसा भी मैं प्रोसेस कर देती हूँ, अदर्स जो भी टूर्स होते हैं एवरीथिंग मैं मैनेज करती हूँ। मेरे टूर पार्टनर्स भी है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, और एम्बेसी भी हमारे साथ मिलकर ही काम करते हैं। अच्छा निगात, हम ये चाहेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म से आपने माशाल्लाह इतना एक्सप्लोर किया है पाकिस्तान को, कोई ऐसा कोई यादगार वाकया हो, कोई खूबसूरत यादें हो आपकी, कोई बड़ा कोई मज़े का वाकया ऐसा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? कोई मेमोरी हो आपकी बहुत खूबसूरत मेमोरी हो? फर्स्ट तो ये कहूँगी कि फर्स्ट टाइम जब मैंने ओल्ड लाहौर विजिट किया, अंदरून लाहौर, एंड मैं जब व्लॉगिंग कर रही थी तब किसी ने भी मुझसे खाने के लिए पैसे नहीं लिया, तो ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। इनफैक्ट सेकंड टाइम भी मैंने किया तो उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट्स भी दिया था। और पाकिस्तान के मुझे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, फैमिलीज मिले कि वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। तो मैं डेफिनेटली फैमिली के बारे में मेंशन करना चाहती हूँ कि वो लोग मुझे अपने बेटी की तरह मानते हैं। मतलब वो लोग हर जगह पे इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये हमारी बेटी है, मेरी पाकिस्तानी अम्मा बाबा है। तो वो लोग मुझे इतना प्यार दिया, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, ये पाकिस्तानियों की अच्छी बात है, जो फॉरेनर्स होते हैं ना, उनको इसी तरह मेहमान नवाजी के साथ बड़ा होल हार्टेडली उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन अपने लोगों से डबल पैसे निकलवाते हैं। उन्हें पता है कि कहां से लेकिन ये मेहमान नवाजी है पाकिस्तानियों की, ये होस्टिंग है। ये वैसे आपकी जगह हम होते शायद हमसे डबल पैसे ले लेते, बट दिस इज द ऑनर, आई थिंक ये जितने भी फॉरेनर्स हैं हमारे प्रोग्राम में, बहुत से लोग आते रहते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो वो यही बताते हैं ना हम भी फॉरेनर बन के जाएं तो हमारे साथ भी ऐसे ट्रीट करें, हमसे तो जेबें हमारी खाली करवा दें। हम ऐसे ट्रीट करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। बट निगार, मैं फिर हम कौन सी जगह का खाना आपको बड़ा मज़े का लगा जिसको आप भूल नहीं सकते, और कौन सा ऐसा एरिया जो आपको बांग्लादेशी कल्चर के करीब लगा कि हमारे बांग्लादेश में भी सेम इसी तरह का कल्चर है और इसी तरह की जगह है? पहले तो यही कहूँगी कि लाहौर के खाना सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, इसके बाद पेशावर के। लाहौर में मुझे तावा चिकन बहुत पसंद है, जैसे और भी कबाब होते हैं जैसे सीख कबाब, शामी कबाब, ये सारा भी मुझे बहुत पसंद, लाइक बारबेक्यू टाइप जो भी खाना होता है। और के जो पुलाव, चपली कबाब, ये सारी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बांग्लादेश के साथ अगर सिटी का सिमिलर है तो वो है लाहौर। लाहौर ऑलमोस्ट लुक लाइक ढाका, जैसे कि ढाका में भी ओल्ड ढाका है, और मुझे लाहौर के ओल्ड लाहौर भी सेम उसी तरह ही लगते हैं, एंड न्यू लाहौर भी बांग्लादेश के जो भी न्यू एरियाज बने हैं इस तरह लगते हैं। तो आपने इतनी अच्छी उर्दू बोलना कैसे सीख ली? ये असल में पहले से हिंदी मूवीज एंड हिंदी ड्रामा देखती थी, तो तब से मैंने सीखा है ये। इसके बाद अच्छा निगात, लास्टली हम चाहेंगे कि आप अपनी बंगला लैंग्वेज में पाकिस्तान की कोई तारीफ करें या पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें। हम आपने की तो हमने इतनी खूबसूरत उर्दू हमने सुनी, तो अब आपकी बांग्ला लैंग्वेज भी हम सुनना चाहते हैं। ওকে, পাকিস্তান অনেক সুন্দর দেশ, অনেক সেফ একটা কান্ট্রি। আলহামদুলিল্লাহ 3 বছর ধরে আমি পাকিস্তান ভিজিট করছি এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স অনেক অনেক ভালো। যারা পাকিস্তান নিয়ে অনেক ধরনের নেগেটিভ ধারণা রাখেন তারা কখনোই তারা প্লিজ এই ধরনের ভাববেন না, এমন কিছু না। আপনারাও আসেন, ভিজিট করেন, আপনাদেরও ভালো লাগবে।
पाकिस्तान। भालो बिल्कुल सही आपने कहा। 10 out of 10। अच्छा, किसी ना किसी हद तक समझ आई है। ट्रांसलेट करें। निगार, आपने मेरी बात को अगर मैंने कोई गलत भी कहा तो आपने कहना यही मैं कह रहा था। निगार ने बेसिकली यही कहा है, पाकिस्तान बिल्कुल सेफ कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। नेगेटिविटी के बारे में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हवाले से जो नेगेटिव बातें होती हैं ऐसा कुछ नहीं। बस ये देखिए, ट्रांसलेटर आप रख ले इसको, वजाहत को साथ साथ, और वजाहत को बंगाली में कुछ कहिए ताकि मैं भी रिपीट में वही से कह दूं। जी आपने सही कहा, बिल्कुल यही मैंने कहा, सेफ कंट्री है डेफिनेटली। बस देखा, सही कहा मैंने। बिल्कुल ठीक है, पहले ही तुमने उन्हें कह दिया था तो इस वजह से। नहीं बिल्कुल यही था। थोड़ी बहुत समझ आती है ना, पीस और जैसे वो अल्फाज कह रहे हो मिलती जुलती है, सिमिलर टू उर्दू लैंग्वेज है ये। निगार, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। अच्छा, कुछ लोग में ही एक गुडविल, एक एम्बेसडर होते हैं, तो निगार पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। मुझे लगा बुखारी साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, बुखारी साहब तो कश्मीर के एम्बेसडर हैं ना। निगार जो हैं वो ऐसे जो लोग होते हैं, जो ऐसे मेहमान हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन लोगों के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा है, जो मस्बत इमेज है, वो दुनिया को दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इजराइल जिस तरीके से फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, पूरी दुनिया में हर वो शख्स जिसके दिल में, सीने में दिल की जगह पत्थर नहीं है और दिल रखता है और वो धड़कता भी है, तो वो इजराइल के जुल्म सितम की ना सिर्फ मजम्मत कर रहा है, खुलकर इसके ऊपर बात कर रहा है। तो ऐसे में जो हमारी आर्टिस्ट बरादरी है, वो भी इस बात में बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आई है। जितने भी हमारे फनकार लोग हैं, तो बड़ा खुलकर इजराइल को ये वोकल होते हैं ना, अगर ये कुछ बोलेंगे तो पूरी दुनिया के सामने एक आवाज़ उठेगी, और यही चेहरे होते हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है। तो ऐसे ये गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, मारूफ और ड्रामा आर्टिस्ट और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से इजराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहा है और मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग लोग जो निहत्ते लोग हैं, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की जा रही है, तो क्या इस बारे में सर आप कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं बताऊं आपको कि दिल जो है वो खून के आंसू होता है, क्योंकि हम भी औलाद वाले हैं। जाहिर है वो जो दुख है, और मैं आज एक वीडियो देख रहा था, वो बच्चों के हाथों पे उनके नाम लिखे जा रहे हैं ताकि जब अल्लाह रहम करे, जब वो शहीद हो तो वो पहचाने जा सके। ये कितना बड़ा अलमिया है, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा वक्त है कि हम सबको मुत्तहिद होके इस्राइल की सरगोबी करनी चाहिए। पता नहीं, अगर हमें भेजा जाए तो हम तैयार है जाने के लिए, कसम खुदा की मैं तो हाजिर हूँ। और मुझे कोई वो नहीं है मकसद आर कि मैं जाऊं और इनको जाकर जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी कर सकते हैं सर, वो हम सब अपनी अपनी जगह पे करना तो जा रहे हैं। बट सर ये देखिए कि जिस तरह से बैतुल मक़दस है वो अकेला फ़लस्तीन का तो नहीं है, वो तो तमाम मुस्लिम उम्मा का है। लेकिन बाकी तमाम ममालिक, अरब ममालिक, OIC इजलास हो जाना और फिर तमाम इस्लामी अफवाज का इकट्ठे होकर जो हमारे एक्स आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ की सरबराही में होना, कि वो अगर कोई मुश्किल वक्त आता है किसी मुल्क पर तो वो सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तो सर कोई हमें उस तरह से कोई एफर्ट्स तो नजर नहीं आ रही। इजलास तो पिछले 75 बरस से फलस्तीन के लिए इजलास हो रहे हैं, इजलास से नहीं होगा, अब तो कोई कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, इस फितने को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसमें कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बगैर कुर्बानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में सारी जिंदगी ऐसा ही हुआ है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा इकराम ने कुर्बानियां दी हैं। जी जी। तो हम मुसलमान पैदा हुए हैं, तो बगैर कुर्बानी के कहां से हो जाएगा? कुर्बानी तो देनी मस्ट है। अच्छा। और दुआ गो भी हूँ, और अपने सारे पाकिस्तानियों से और जितने सुनने वाले आपके चैनल के हवाले से उनसे गुजारिश करूंगा कि जरूर
कम से कम बोले जरूर भाई, खुदा के वास्ते इसके लिए बोले, इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, जरूर बोले। अच्छा बेरोज साहब, माशाल्लाह जितना खूबसूरत, जितना ज़बरदस्त खुलकर आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं, और आप ज़ाहिरी बात है आपके जज्बात काबिल कदर हैं, काबिल सताइश हैं, एक मोमिन के, मुसलमान के, बल्कि एक इंसान के दर्द दिल रखने वाले के यही जज्बात होते हैं। सर इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में फ़नकार बरादरी खुलकर इस पर बात भी कर रही है। जैसे आतिफ असलम साहब ने इतनी बड़ी डोनेशन दी है और बेशुमार लोग अपने अपने ताई अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन सर इसमें एक कुछ वो लोग भी हैं जो अभी भी खुलकर मजम्मत नहीं कर रहे हैं। उसमें हमारी फ़नकार बरादरी भी है, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं। ऐसे लोग जो सर अभी भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं, ज़रा हेजिटेट फील कर रहे हैं, उनको कोई आप बात कहना चाहते हो, उनको कोई पैगाम देना चाहते हो? नहीं, मैं क्या, जैसे हमारे पॉलिटिशियन हैं उनका सबसे पहले फर्ज बनता है, हम तो बहुत बाद में आते हैं क्योंकि पॉलिटिशियन ही चलाते हैं मुल्क को, और अब आपके सामने जैसा चला है पॉलिटिशियन से मुल्क, लेकिन कम से कम खुदा के वास्ते फलस्तीन के लिए, उन मजबूरों के लिए तो कुछ बोले भाई। और कब बोलेंगे? मकसद है सब इलेक्शन के इसके उसके चक्करों में लगे हुए भाई। सबसे अफजल इस वक्त फलस्तीनियों की हिमायत करना है। एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये असल में ये सब जज्बे की और सोच की बात है। ये दिल में होना चाहिए दर्द। जब दिल में दर्द होगा, जैसे हमारे मुल्क के लिए हमारे दिल में दर्द है, हमारे जो शोहदा हैं, एजेंसीज हैं, फौज है, उनके लिए हमारे दिल में दर्द है। उनकी कुर्बानियों को कोई पहुंच नहीं सकता। इसी तरह फलस्तीन की जो कुर्बानियां हैं उसको भी हम रियलाइज करें और खुदारा आगे बढ़े। कब बढ़ेंगे हम? बात यह है ना कि हमने बिल्कुल उनको बेसहारा छोड़ दिया है और हम बाकी कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, इतना बस कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बाकी जो 57 इस्लामी ममालिक हैं वो कुछ कर नहीं रहे। और जो फ़नकार बरादरी, आप जैसे आर्टिस्ट जो आगे बढ़कर बोल रहे हैं, जैसे माहिरा खान ने बोला है, जीजी हदीद उनका जो है इजराइल की जानिब से बैन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया उनके इंस्टाग्राम्स। मुश्किलात तो आप जैसे लोगों को भी फेस करनी पड़ रही हैं। नहीं, बैन कर दे, जो मर्जी आए करे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, उसका सामना करना पड़ेगा और सच का साथ देना होगा। तो हम मंजिल पे पहुंचेंगे बीइंग ए पाकिस्तानी, सच का साथ देके, वरना हम इसी तरह दरबदर होते रहेंगे। हमें जरूरी है बीइंग ए इंसान, बीइंग ए मुसलमान, फलस्तीनियों का साथ देना है। कम से कम हम अपने अल्फाजों से तो साथ दें खुदारा। सर, अब ऐसे ड्रामास नहीं प्रोड्यूस होने चाहिए जिसमें फ़लस्तीन की मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री के बारे में बताएं, किस तरह से ये ज्यूइश लॉबी आई और अब ये इस तरह के, ताकि आवाम को आगाही हो, लोगों को पता चले कि हमारे बैतुल मक़दस के साथ कितनी हिस्ट्री, किस किस दौर में किस तरह इसको फतह किया गया। इस तरह से एफर्ट नहीं देनी चाहिए, जैसे टर्किश अपने हीरोज को जिंदा रखते हैं, चाहिए जिससे हमारी यूथ को हिस्ट्री का तो पता चले। एब्सोल्युटली, कि हिस्ट्री क्या है, क्या हुआ, और बैतुल मक़दस जो है वो सारे अंबिया इकराम का मरकज है, उसकी बड़ी अफजलियत है जी। मैं क्या बताऊं आपको, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए यूथ को स्पेशली, और हमारे टीवी के प्रोग्राम्स में जरूर इसकी आगाही होनी चाहिए। बट एटलीस्ट आजकल में बताना चाहिए, जैसे मॉर्निंग शोज है उसमें आप एक सेगमेंट रखे हैं कि फलस्तीन के साथ पिछले 75 साल में क्या हुआ। बिल्कुल, हर चैनल की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको पता है यहाँ तो जो चीज सर आपकी ये जो मुस्कुराहट और ये हंसी है ना, बहुत कुछ जो है ना हाल दिल का बयान कर गई है, हमारा भी और आपका भी। लेकिन बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए। अच्छा सर, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं ये इजराइल और फलस्तीन की जंग है, लेकिन सर आपको नहीं लगता ये जंग नहीं है, तो फलस्तीनियों की जेनोसाइड है, नस्ल कुशी की जा रही है, और वेस्ट जो एक जानवर को हल्का सा चोट भी लगती है उस पर कांप जाता है, यहाँ पे इंसान, बच्चों के बच्चे ज़िबा किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी हिपोक्रेसी भी एक रिवील होकर सामने आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला फिर अबावील भेजे, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो जो मजलूम फलस्तीन है, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ जरूर होगी। हमें नजर नहीं आता, लेकिन आप यकीन करें वो जो हौसला है ना इनका,
वो अल्लाह ताला की मदद है, और नजर थोड़ी आता है जब अल्लाह की मदद आती है। बेशक। तो ये बस हम तो दुआ गो हैं जी, बस अल्लाह ताला रहम करे और फलस्तीन के साथ साथ हमारे मुल्क को भी सलामत रखे, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम सब हैं। बिल्कुल। हमारी पाक अफवाज है तो हम सब हैं, वरना ऐसे ही बस क्या अर्ज करूं, अल्लाह पाक हाँ, रहम करे। बिल्कुल। हम दुश्मन तैयार बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द तमाम हमारे नेबरिंग कंट्रीज हमारे अगेंस्ट है। ये तो बात है कि हमारी फोर्सेस ने तो हमें सिक्योर रखा हुआ है, तो हम आज़ाद सांस ले रहे हैं, वरना इंडिया के अंदर मुसलमानों का क्या हाल है वो भी हम सब जानते हैं। बट सर लास्टली मैं चाहूँगी कि कोई मैसेज तमाम पाकिस्तानियों को या हमारे पॉलिटिशियंस को, अब देखिए बाकी तमाम यूएई, सऊदी अरब, इनका रद्द-ए-अमल हमारे सामने है, नथिंग। मेरा मैसेज ये है कि सच का साथ दें, और हम पूरे पाकिस्तान जो है हमारी जान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, और सिक्योर सिर्फ और सिर्फ पाक अफवाज करती है, इदारे करते हैं। प्लीज उनकी जो शहादतें हैं उनको देखें और फील करें कि वो माएँ, शोहदा की माएँ, उनके वालिदैन, उनकी बीवियां, उनके बच्चे क्या गुजरती है उन पे, और क्या हौसले हैं उनके। तो इस तरह हमें अपने पाकिस्तान को, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। सबसे अफजल पाकिस्तान है मेरा, इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहरोज सब्जवारी साहब, आपके इन जज्बात की भी हम कदर करते हैं, बहुत खूबसूरत, बल्कि आपने सब की तर्जुमानी की है। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर जो आजमाइश है उसमें उनको सुरखरू करे, और ये जो जंग हो रही है, जिस तरीके से फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड हो रही है, इसका भी जल्दी खात्मा हो। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।